कि नए वक्फ कानून से किसी के साथ न्याय होने जा रहा है तो वो अभी भी अपनी गलतफहमी दूर कर ले। यह देश को ऐसे रसातल में ले जाएगा जिसके आगे हमारे पड़ोसी मुल्कों की अराजकताएं भी शर्मसार होंगी। यह बिल भाजपा आनन फानन में नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बहुत मजबूरी में लेकर आई है। विकास के जुमले की नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चिंदियां उड़ाई हैं, उसे देखते हुए भाजपा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि एक लंबे समय तक देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों और मध्य वर्ग का ध्यान शिक्षा, रोजगार, नौकरी, महंगाई, चिकित्सा और सम्मानजनक जीवन जैसे मुद्दों से भटका कर रखा जा सके। धर्म की चाशनी में नफरत की अफीम चटाने के सोचे समझे अभियान का नाम है नया वक्फ संशोधन कानून। मुसलमानों से यह शुरू हुआ है, बाद में ईसाइयों, बौद्धों और सिखों की बारी भी आएगी। अगर आप अभी भी नफरत की आंधी में झोंक दिए गए मुल्क के मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप समझना चाहते ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा लेने से खतरा गुजर नहीं जाएगा। साफ नजर आ रहा है कि जो काम राम मंदिर आंदोलन भी नहीं कर सका वो वक्फ संशोधन कानून करेगा, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद राम मंदिर आंदोलन का असर उत्तर भारत तक ही सीमित था, और उत्तर भारत के भी एक बहुत सीमित हिस्से में। गुजरात को छोड़ दीजिए तो पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने तो इसका नोटिस तक नहीं लिया। लेकिन नए वक्फ कानून का असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरल से लेकर कलकत्ता तक होगा। देखिए कि मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पार्टी लाइन पर चलते हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। घटना के बाद अली ने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी और वक्फ कानून का विरोध जताया। आपको पता ही है मणिपुर में किसकी सरकार है और कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जबकि मणिपुर में मुश्किल से 8% मुस्लिम आबादी है। हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। चौराहों पर, पार्कों में, सुबह की सैर पर लगने वाले जमघटों में ऐसी संपत्तियों की बाकायदा लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है जिस पर रामनामी लहराया जाना है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद योगी आदित्यनाथ 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर सके? उन्होंने सुबह के 4 बजे इस आदेश पर हस्ताक्षर किए कि वक्फ की विवादित संपत्तियों की पूरी लिस्ट तैयार की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरासर बकवास करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों को देशद्रोही माना जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। सिन्हा ने कहा, जो लोग वक्फ संशोधन का पालन न करने की धमकी दे रहे हैं उन्हें जेल जाना होगा। यह पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, यह नरेंद्र मोदी सरकार है। 3 बार के विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके मौजूदा डिप्टी सीएम ऐसी बातें अनजाने में नहीं बोल रहे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बिल में यह कहीं नहीं लिखा है कि जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा। संसद में भी बहस के दौरान यह बात कहीं से नहीं आई और ना ही एक भी मुसलमान ने यह कहा कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे। तो डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल यह बयान उसी नफरत और हिंसा की तरफ देश को धकेलने की संगठित शातिराना चाल का अंजाम है। डिप्टी सीएम को उम्मीद रही होगी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने से पहले इस बयान से आग लग सकती है। तो अंजाम सोचकर देखिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम खुद चाहता है कि लोगों के भीतर उबाल आए। वो लोगों को विश्वास में लेने की बजाय उन्हें उकसा रहा है, नागरिक को भीड़ में बदल रहा है। तो साहब, वक्फ संशोधन कानून ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दंगे की हांडी साल भर चढ़ी रहेगी और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गली के गुंडे अपने स्तर पर ही सारा इंतजाम कर लेंगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। पुलिस, पटवारी, वकील और भ्रष्ट जजों के लिए यह कानून कुबेर का खजाना खोलेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुकदमों से चरमराई अदालतों में अगले 6 महीने के भीतर वक्फ की संपत्तियों को लेकर कितने मुकदमे दर्ज होंगे। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, इसका असर देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपने भक्तों के लिए नफरत के नशे की खुराक का ऐसा इंतजाम किया है कि अगले कई सालों तक उन्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। नफरत की खेप की होम डिलीवरी हो चुकी है। राम मंदिर देखने के लिए तो कम से कम टिकट कटाकर अयोध्या जाना पड़ता है, रुकने का बंदोबस्त करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, होटल का खर्चा उठाना पड़ता है, प्रसाद, फूल, माला खरीदना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। वक्फ प्रॉपर्टी देखने के लिए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अमित मालवीय के नेतृत्व वाली ट्रोल आर्मी को कई सालों के लिए असाइनमेंट मिल चुका है। वो ऐसी दरगाहों, मस्जिदों, यतीम खानों, ईदगाहों, मदरसों, इदारों, मकानों, दुकानों की खोज में लेंस लेकर जुट चुका है जिसके आगे त्रिशूल और तलवार चमकाई जा सके। गौर कीजिए, वक्फ संशोधन बिल आने के फौरन बाद से सोशल मीडिया पर लैंड जिहाद और वक्फ माफिया जैसे शब्दों का चलन बढ़ने लगा। एक और बात पर गौर कीजिए और यह बहुत जरूरी है। यूपी में 2 साल बाद 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के।
नए वक्फ कानून के परिप्रेक्ष्य में अब महाराज योगी आदित्यनाथ 20 घंटे काम करेंगे ताकि वक्फ की कथित अवैध संपत्तियों की घर वापसी हो सके। सांप्रदायिक तनाव की गंगा किसी भी तरह से सूखने न पाए, इसकी पूरी गारंटी है। असली गंगा सूख जाए तो सूख जाए। तो सारी कृपा इसी बिल के इंतजार में अटकी हुई थी। 2014 में ढोल नगाड़े के साथ महामानव की जटा से निकली विकास की जो गंगा थमी हुई थी, वो नए वक्फ कानून के बाद ऐसी बहेगी कि एक साथ पोटोमैक, थेम्स, हडसन, वोल्गा को अपनी धारा में समा लेगी। आप इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन बात हंसने की नहीं है हुजूर। नए वक्फ कानून से संपत्तियों का जो विवाद खड़ा होगा वो मुसलमानों को इतना अलग थलग कर देगा कि इससे उनका केंद्रीकरण बढ़ेगा। अंग्रेजी में जिसे घेटोइजेशन कहते हैं। ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय वक्फ को लेकर देश में चर्चा गर्म थी, धीरेन्द्र शास्त्री ने डंके की चोट पर एक ऐसा गांव बसाने का फर्जी अभियान शुरू किया जहां केवल हिंदू रहेंगे। यह सरासर संविधान के खिलाफ है। आप धर्म, जाति, संप्रदाय या नस्ल या लिंग के आधार पर किसी को अलग थलग नहीं कर सकते, लेकिन यह एलानिया तौर पर शुरू हो चुका है। और क्या कमाल की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नफरती जाहिल को वैधता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके मठ का दौरा करते हैं, और न केवल दौरा करते हैं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता कायम करते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? किसकी समझ से बाहर है ये बात?